आवाज आ रही है यार सबको? हेलो। यस सर। हम्म, देखो कोनिकोइड पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो कोनिकोइड कौन तक सिलेंडर तक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, जिसने पढ़ा होगा ना। तो कोनिकोइड बेसिकली क्या है, जैसे हम कोनिक सेक्शन पढ़ते थे पहले 2D के अंदर। कोनिक सेक्शन में क्या आता था? एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ते थे हम लोग वहाँ पे। पैराबोला, है ना? ये सब पढ़ते थे। बेसिकली कोनिक सेक्शन होता क्या है? वही होता है, एक तरह से इसको समझ सकते हो कि कर्व है एक प्लेन के अंदर, कर्व ऑन प्लेन। ठीक है, यही है कोनिक सेक्शन। ठीक है, कोनिकोइड क्या हो गया? कोनिकोइड क्या हो गया? कर्व की जगह क्या हो गया? सरफेस आ गया हमारे पास, सरफेस इन स्पेस। ठीक है, कौन सी सरफेस पढ़ते हैं हम लोग? ये वाली पढ़ते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, कोन। ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स थे, तो इसी की हम सरफेसेस पढ़ते हैं। तो कौन सी सरफेसेस बनेंगी? एलिप्सॉइड। एलिप्स का क्या बनेगा? एलिप्सॉइड। ठीक है, कैलकुलस में अगर आपने देखा भी होगा, मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, 2D की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दोगे तो ये पूरा एलिप्सोइड बन जाएगा ना। मतलब जैसे स्फेयर बन जाता है हमारे पास, सर्कल, है ना? सर्कल होता है 2D में, और 3D में क्या बन जाता है? स्फेयर बन जाता है। ऐसे ही एलिप्स का क्या बन जाएगा? एलिप्सोइड। ऐसे पैराबोला का बन जाएगा पैराबोलॉइड। हाइपरबोला का क्या बन जाता है? हाइपरबोलॉइड। ठीक है, तो एलिप्सोइड कैसा दिखता है? दिखने में तो ऐसे ही लगेगा, बनाने में तो, लेकिन थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर लगने लगता है इसमें। अच्छा, मेन क्या है कि हम जो कोनिकोड पढ़ रहे हैं ना, तो एक कोनिकोड में एक चीज समझनी है कि अगर समझ में कोई डायग्राम आ रहा है तो ठीक है, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अपन को इलिप्सॉइड में काम कर रहे हैं, हम पैराबोलॉइड में कर रहे हैं, पर मतलब इतना नहीं होता है उसमें कि कोई यूनिक मेथड बहुत मिल जाएगा तुमको कि जैसे स्फेयर में होता था कि ऐसे सोचोगे वैसे सोचोगे। इसमें जनरली डायरेक्टिव मेथड्स होते हैं ना, जो बोलता जा रहा है वो करता जाना होता है इसमें, है ना? तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है कि इमेजिन ज़्यादा नहीं करना है इसमें। जितना कर सकते हो उतना ही करो, जबरदस्ती का नहीं करना कुछ भी ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है और टेंशन अलग हो जाएगी। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, एज अ प्रोसीजर पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, समझेंगे भी लेकिन प्रोसीजर की तरह। अच्छा, शेप्स क्या होती है? तो पहले अगर हम पढ़े तो इलिप्सॉइड होता है पहला शेप, अगर हम शेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलिप्सॉइड हमने देख लिया कैसा होता है। तो अगर हम देखें तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये होती है इलिप्सॉइड की इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे हमारे पास वहाँ पे क्या होती थी इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये होती थी ना। इसका मतलब क्या होता था कि 2D के अंदर इसका जो मेजर एक्सिस होता था, ये कितना होता था? 2A, और ये कितना होता था? 2B। ठीक है, यहाँ कुछ मेजर माइनर का ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता था? एक मेजर होता था और दूसरा माइनर होता था। ये माइनर है और ये मेजर है ना? यहाँ क्या होते हैं? 3 एक्सेस होते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस और प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, उसी का लेना देना इधर। तो 3 एक्सेस बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा था? एक एक्सेस बन रहा था एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। तो यहाँ पे तीसरा एक्सेस क्या बन जाएगा एलिप्सॉइड में? जेड बराबर 0, सॉरी एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ना, ये जेड एक्सिस की इक्वेशन हो गई 3D में, है ना? और वाई बराबर 0 एक्स बराबर 0 किसकी इक्वेशन हो गई? वाई बराबर 0 जेड बराबर 0, ये हो गई एक्स एक्सिस की। और जेड बराबर 0 एक्स बराबर 0, ये किसी हो गई वाई एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल एक्सेस ये हो गए इसके, और प्रिंसिपल प्लेन्स क्या हो गए? यहाँ पे क्या 2D में क्या होता था? सिर्फ एक्स वाई प्लेन होता था हमारे पास, एक ही प्लेन था उधर तो,
लेकिन यहाँ कितने 3 प्लेन्स हैं, है ना? देखोगे तो इसको देखो, इसमें जैसे अगर देखना चाह रहे हो, एक तो ये प्लेन हो गया, है ना? एक्स, ये एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया इधर, और ये वाई जेड प्लेन हो गया, और ये जेड एक्स प्लेन हो गया, ठीक है? 3 प्लेन्स होते हैं बेसिकली, प्रिंसिपल प्लेन्स इधर, प्रिंसिपल प्लेन्स हो गए ना, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0, ठीक है? अच्छा, अब देखो कि जैसे हम लोग इलिप्स में क्या पढ़ते थे हम लोग, ये देखते थे ना कि भाई जो इलिप्स है वो तो हम स्टैंडर्ड मान लिया हमने, इस तरह का होता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में तो इलिप्स ऐसा भी हो सकता है ना, इलिप्स तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते थे ना उसको, रोटेशन ऑफ एक्सिस के थ्रू हम कन्वर्ट किया करते थे उधर, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप सर्च कर लेना, ठीक है? इंटरनेट पे कर लेना सर्च, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये आपको सर्च करना है कि कैसे एक इक्वेशन को, एक इक्वेशन जो कि जनरली ऐसे लिखी जाती है, हम जब 12th में पढ़ते थे ना, तो ये जिसको नहीं याद है, काफ़ी को याद नहीं होगा, सर्च कर लेना इसको, प्लस क्या हो गया, 2 gx प्लस 2fy, जो भी ऐसा पूछता है ना, तो ये चीज़ कब इलिप्स है, ठीक है? इलिप्स वैसे तो हमको पता ही होता है इलिप्स क्या है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी के लिए इलिप्स है ना, और हाइपरबोला किसके लिए है, ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी के लिए है, पैराबोला के लिए क्या है, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी है, और सर्कल के लिए क्या है, एच बराबर 0 और ए बराबर बी, ठीक है? ये चीज़ होती थी हमारे टाइम पे, है ना? लेकिन इसके अलावा एक्स, जो इसके एक्सेस है वो भी तो बदल गए ना, देखो, एक तो एक्सेस ये हो गया जो मेजर एक्सेस है, और माइनर एक्सेस क्या हो गया, ये हो गया। तो वो एक्सेस की इक्वेशन कैसे निकालते थे वो सर्च करना है आपको ना, रोटेशन ऑफ एक्सेस के थ्रू करते थे वो चीज़ को। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, जब आगे लास्ट में रिडक्शन वाला मेथड पढ़ेंगे, तो वो भी कैसे करते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सेस के थ्रू हम उसको ओरिजिन पे एक शिफ्टिंग भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं, तो ओरिजिन पे ले आते हैं उसका सेंटर को, मतलब ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं हमारा, और साथ में रोटेट करके हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो चीज़ करेंगे। तो अभी के लिए मतलब समझाने का मतलब है कि इलिप्सॉइड भी ऐसे टेढ़ा हो सकता है, ठीक है? जैसे इलिप्स टेढ़ा होता है ऐसे इलिप्सॉइड होता है, मतलब उसका एक्चुअल में इक्वेशन लिखोगे तो इस तरह का बनेगा ना, जैसे ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है सपोज, इस तरह का कुछ बनेगा इलिप्सॉइड का इक्वेशन, अगर मतलब टिल्टेड है तो, ठीक है? और ये क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स। तो वो चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन के अंदर ना, फिलहाल है कि ये चीज़ समझने की इसमें मतलब ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं कि ओरिजिन जो है ये इलिप्स है, इलिप्सॉइड, ठीक है? तो जो बीचों बीच पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है ना? इस डायरेक्शन में अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इस डायरेक्शन में ये इलिप्स कहाँ पे काट रहा होगा, 0 0 माइनस सी पे। इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे कहाँ काट रहा होगा, 0 0 सी पे। इधर ए 0 0 पे काट रहा है ये पॉइंट, जैसे ये लोग है ना, ए 0 0 माइनस ए 0 0, ऐसे ही वाई और जेड पे काट रहा है, तो इधर क्या होगा, 0 बी 0, और नीचे कहाँ काट रहा होगा, 0 माइनस बी 0, ठीक है? इस तरह से काट रहा है ये। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद अगर हम देखें कि सेंटर ओरिजिन ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा जो है, अगर पॉइंट ले हम, ठीक है, इस पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे, जो मेन इक्वेशन लिया हम, ये वाला स्टडी करेंगे ना पेपर के लिए भी, हमारे यही काम का है मेनली, ये चीज़ जो पढ़ते हैं हम अलग प्लेन से टिल्टेड वाला, ये रिडक्शन के लिए पर्पस है बस, है ना? जब भी बोलेगा एलिप्सॉइड है तो यही मानना है स्टैंडर्ड, ठीक है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टिल्टेड को आप हमेशा स्टैंडर्ड मान सकते हो ना, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, क्वेश्चन हम पहले वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, तो मान सकते हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है मानना, क्योंकि वहाँ सिंपल चीज़ है, तो बेटर है कि वो जो गिवन है वही मानने की कोशिश करो पहले, है ना? यहाँ पे क्या है, फिर सबका मानने लगेंगे तो दिक्कत आएगी, है ना? बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल फॉर्म ही लेके चलते हैं, ठीक है? तो अब अल्फा बीटा गामा जो है इस पे लाई कर रहा है, सपोज मान लिया कि इस पे लाई कर रहा है, एक सरफेस पे पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा गामा, तो इक्वेशन क्या होगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है? तो अगर अल्फा बीटा गामा लाई कर रहा है,
माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा भी लाइक करेगा, क्योंकि वो रखोगे तो भी सेम कंडीशन आएगी। ठीक है, माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फा बीटा गामा लाइक कर रहा है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा भी कर रहा है। तो सेंटर बेसिकली हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो बिल्कुल बीचों बीच में हो। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट लाइक कर रहा है और ये पॉइंट लाइक कर रहा है, दोनों का सेंटर क्या है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सबका सेंटर एक ही जगह पे आएगा। सबको बाइसेक्ट करने वाले जितने भी ऐसे कोड्स बनेंगी, सबका सेंटर एक जगह आएगा, 0 0 0। तो हम बोल देते हैं कि जो ओरिजिन है वही सेंटर है। ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए कोई काम का नहीं है। अब इलिप्स में अपन सोचते हैं बड़े क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से कि ये सेंटर को प्रूव कर रहे हैं, बस बताने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी काम की होती है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा का माइनस गामा, ये सब भी ट्रिक्स यूज होती है ना, इस वजह से बताने का पर्पज ये था, और कोई पर्पज नहीं था। बाकी सेंटर तो सेंटर ही होता है, पता है अपन को। अच्छा, इसके बाद क्या है कि वो जब चेक कर सकते हो कि उसका सेक्शन क्या बनेगा। जैसे इलिप्स होता है, जब इलिप्स लेते थे, इलिप्स में तो खैर उतना नहीं होगा, यहीं पे होगा मेनली तो इलिप्सॉइड में, है ना। कोन में तो मैं बता ही चुका हूँ कि वहाँ पे कैसे सेक्शंस बनते हैं, अलग अलग तरह के। इलिप्स भी बन सकता है प्लेन से, लाइंस भी बन सकते हैं प्लेन से, हाइपरबोला भी बन सकता है, पैराबोला बन सकता है ना। अब कोनिकोइड की बात हो रही है, तो कोनिकोइड में सेक्शन क्या बनेगा, मान लो एक प्लेन ऐसे काट रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये। ठीक है, मतलब ये काम का पर्पज का अपने है नहीं, वो तो देख सकते हैं हम लोग बना बना के। जैसे क्वेश्चन में अगर आए भी ना कि कौन को एक प्लेन काट रहा है और ये पैराबोला बनाता है, तो बस काट दो, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया, जो कंडीशन हमने बनाया, उसको बस लगा दो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की क्या कंडीशन है, पैराबोला की क्या कंडीशन है, तो वही सभी है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तो बस देखने के लिए कि देखो इसकी मतलब जो प्रिंसिपल सेक्शंस हैं, कि अगर एक्स एक्स हम लोग वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन खींच रहे हैं, तो सपोज एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, सपोज अपन वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन खींच रहे हैं, तो क्या सेक्शन बनेगा। तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर 0। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर समथिंग ए नहीं मानो, ए डैश मान लो, ये तो है अपना फिक्स। तो ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1 बराबर 1 माइनस ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो बना क्या ये तो इलिप्स है ना मेरा, बस तो ये इलिप्स सेक्शन आ गया। बस अब हमको देखना है कि भाई ये कहाँ तक पहुंचेगा, हम स्टडी कर रहे हैं, हमको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है ना, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व जैसे करते हैं। तो वही चीज़ समझाने वाली बात है, पेपर पर्सपेक्टिव से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 माइनस ए डैश अपॉन ए डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई इलिप्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये पॉसिबल तभी होना चाहिए ना, इमेजिनरी हो जाएगा वरना। तो ए डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डैश ए से कितना माइनस ए के बीच में। ठीक है, तो देख भी सकते हो अल्टीमेटली ये प्लेन कहाँ तक काट पा रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक काटेगा, मिनिमम यहाँ काटेगा, तो ऐसे रीच पता लग जाएगी उसकी कि हमारा सरफेस जो है मैक्सिमम एक्स एक्सिस में क्या रीच है उसकी, और वाई एक्सिस में क्या रीच है, और जेड एक्सिस में क्या रीच है ना। ऐसे हाइपरबोलॉइड का देख लेना। अब हमारे पास काम का क्या है, जैसे मैं बोल रहा था, जो मेन सरफेस है ना, जो जनरल सरफेस है, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं सोल्व करते वक्त। जो जनरल कोनिकोइड की इक्वेशन होती है वही होती है, जिससे कोनिक सेक्शन की बता चुका हूँ मैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है ये, है ना। ऐसी कोनिकोइड की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0। ठीक है, ये कोनिकोइड की जनरल स्ट्रक्चर हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन है ये,
ठीक है, तो ये क्या है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन है, और ये किसकी है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। ये क्या हो गया, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। और ये क्या है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो जब जनरेटिंग लाइन पढ़ेंगे ना, तो ये काम आएगा और ये काम आएगा। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जनरेटिंग लाइन में। ठीक है, अभी के लिए मेनली इलिप्सॉइड है ना, और जनरल क्वेश्चंस के लिए जनरली इलिप्सॉइड और ये इलिप्टिकल पैराबोलॉइड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टू शीट उतना रेलेवेंट नहीं होता है पेपर्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उतना काम आएगा नहीं, किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो दिख जाए। तो मेनली हम बाकी चार स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं ना। तो अब ये चीज समझ में आ गई, तो ऐसे ही हमारे पास हमको हाइपरबोलॉइड पता होना चाहिए कैसे बनता है। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट ये ऐसा बनता है। ठीक है, देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे क्या है, ये तो इलिप्स इलिप्स है इधर, तो ये इलिप्स है ना, इलिप्सोइड क्या होता है, कई सारे इलिप्स हैं उसमें, सारे इलिप्स सेक्शंस हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ इलिप्स सेक्शंस भी हैं, और देखो हाइपरबोलिक, हाइपर ये कौन सा पोर्शन है, हाइपरबोलिक सेक्शन है ना एक तरह से ये, ऐसा ही तो लिखते हैं हम हाइपरबोला में। और ये हाइपरबोलिक सेक्शन है जो ये ऐसा बना रखा है। ठीक है, तो बस उसी पर्सपेक्टिव से बना रखा है। अब ये क्या है, ये हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट है। उसी तरीके से बना लेना इसको ट्रेस करके ना, ये जो चीज़ की है ना यहाँ पे अपन ने सेक्शन से काट काट के ये चीज़, तो इसी तरीके से इसको करके देखना किसकी रीच क्या है, दोनों के, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट के भी और इसकी भी, वन शीट की भी। और ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आए समझने में तो बताना। इधर क्या है, इसका कैसे बनता है, ये होता है हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। यूज वूज कुछ डायग्राम का ना उतना होता है नहीं, सब मैथमेटिकली आ जाता है, बात ये होती है। और डायग्राम समझ के कुछ कर नहीं लोगे। ठीक है, ऐसा बनता है हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। अब मुझे पता नहीं कि रीजन शायद इसलिए बोलते हैं कि दो अलग अलग शीट्स हैं, तो क्या पता इसलिए बोलते हैं यार, क्यों बोलते हैं मुझे पता नहीं, टू शीट वन शीट क्यों बोलते हैं, ये एक है ये दो है, या शायद इसलिए बोलते होंगे, पता नहीं। अच्छा, एक हाइपरबोलॉइड में आगे पढ़ेंगे, जनरेटिंग लाइन के लिए भी बताता हूँ। ये क्या करना, गूगल पे भी सर्च करना इस चीज़ को ना, समझ में आएगा कि हाइपरबोलॉइड पे ना जो लाइंस होती हैं, जनरेटिंग लाइंस जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें ना वो लाइंस इस तरह की होती हैं, देखो ऐसी कुछ लाइंस होती हैं। ये तो होती है वन सिस्टम की लाइन, ठीक है, और सेकंड सिस्टम की लाइन ऐसी होती है, इस तरह से कुछ होती है। ठीक है, ऐसी होती है जनरेटिंग लाइन। ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस है प्रॉपर। ठीक है, कई लोगों को, जैसे मुझे भी पता है, एक दो अटेम्प्ट तक तो ये नहीं पता चलता था कि लाइन है, एक अटेम्प्ट तक तो पता ही नहीं था, बस क्वेश्चंस कर रहा था कैसे तैसे। तो ये एक्चुअल में लाइन है, एक लाइन है प्रॉपर। ठीक है, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो तो आईआईटी का जो डोगरा हॉल है, देखना कभी सर्च करके गूगल पे। ठीक है, वो क्या है, वो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है। ठीक है, तो वो भी लाइन से बनता है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, जैसे कौन बनता है लाइन से, ऐसे हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड भी लाइन से जनरेट हो सकता है। ठीक है, और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट भी हो सकता है। तो आईआईटी दिल्ली का वो देखना, डोगरा हॉल, तो वो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया सिविल इंजीनियरिंग में ना। वहाँ पे बीम इस तरह से आराम से, क्योंकि लाइन से तो आराम से बीम डाल सकते हो ना सीधी सीधी, तो दिखने में लगता है कि वो टेढ़ा है ना, कि किस तरह से बना होगा, लेकिन बनाना बहुत ईजी है उसको। तो वो चीज़ देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। बाकी ये है कि ये प्रॉपर लाइन है ना, ये लाइन से जनरेट होता है। तो ये इसके लिए आप सर्च कर लेना गूगल पे, कि उसमें दिखाएगा कि कैसे एक लाइन को रोटेट करने पे आपका हाइपरबोलॉइड जनरेट हो जाता है। जैसे कौन को नहीं करते हैं, कौन को क्या है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो, इस पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट फिक्स रखो, रोटेट कर दो, तो कौन जनरेट हो जाता है ना। ऐसे इसको अलग तरीके से रोटेट करना पड़ता है। तो वो चीज़ आप देख लेना, इमेज एनिमेशन फॉर्मेट में दे रखा है, समझना ज़रूरी है, वरना फिर पता नहीं चलता उसमें कि हो क्या रहा है।
अच्छा, अब है सेंट्रल कोनिकोइड। सेंट्रल कोनिकोइड का मतलब है बेसिकली वही सिंपल, सबसे सिंपल है। सेंट्रल कोनिकोइड का मतलब ये होता है, ठीक है, बाकी सारे टर्म्स हैं ही नहीं, है ना। अच्छा, ये चीज आप समझ पा रहे हो काश कि ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये एक ये वाले जितने भी सारे कोनिकोइड्स हैं, ठीक है, उनको इन फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, जो इसको सेंट्रल कोनिकोइड बोलते हैं। उसके अलावा जो ये इलिप्टिकल और पैराबोलॉइड जो होता है ना, जहाँ पे जेड की पावर 1 होता है, ये सब इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। वो रिडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग कि कब पैराबोलॉइड होता है, कभी हाइपरबोलॉइड होता है ना, और कब स्ट्रेट लाइन वो होता है, प्लेन्स का वो भी होता है पेयर। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कोनिकोइड, तो ये तो वही कॉमन है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा ही पहले भी बोला था मैंने कि ये काम करना है, ठीक है। और सिंपल सी इक्वेशन ये ले लिया करो। देखो, जब कोनिकोइड बोलता है ना, तो कोनिकोइड है ना, तो ये मत लिया करो, ये तो ना, ये चीज नहीं लेना है उस टाइम पे ना, टेक्निकली, क्योंकि ये गलत है लेना। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो मतलब पॉजिटिव हो गया ना, ये टर्म भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आप कहना चाह रहे हो कि एलिप्सॉइड ले रहे हो, जबकि कोनिकोइड बोला है अगर क्वेश्चन, तो कोनिकोइड तो यहाँ पे ये हो गया ना, यहाँ पे ए बी सी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं कुछ भी, तो उस बेसिस पे हाइपरबोलॉइड भी हो सकता है, एलिप्सॉइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लेना चाहिए टेक्निकली आपको जब सिंपल कोनिकोइड बोला जाए, तो ठीक है, इसी का लेने की आदत रखो। बाकी इसमें कंफर्टेबल हो तो ये लेना, लेकिन अगर सिर्फ कोनिकोइड बोले तो यही लेना है ना। या फिर लो एक्स स्क्वायर अपन ए प्लस वाई स्क्वायर अपन बी प्लस सी जेड स्क्वायर अपन सी ले लो, लेकिन वो फिर अपन पढ़ते नहीं है, तो फिर वो प्रैक्टिस इश्यू आता है, या तो फिर इसका प्रैक्टिस करो अलग से, ठीक है। इसको बराबर आर लिख दो, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दो जैसे हम पहले करा रहे थे। ये पॉइंट इसमें भी लाई करेगा, है ना। देखोगे तो कितनी आर की इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन प्लस ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वन डी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, तो आर इस आर में कितनी की इक्वेशन बनी, 2 डिग्री की बनी, ठीक है। 2 डिग्री की इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो रूट्स कितने आएंगे 2, तो 2 बार काटेगा, ठीक है। तो अब ये हाइपरबोलॉइड ऑफ जो वन शीट पढ़ते हैं ना हम लोग, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट पढ़ते हैं आगे जनरेटिंग लाइन में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको क्या प्रूव करना है, तो वहां पे भी तो एक लाइन लेते हैं हम लोग, और लाइन का क्या करते हैं कि उसको कट कराते हैं कोनिक सेक्शन, ये कोनिकोइड सेक्शन से अगेन, है ना। इक्वेशन तो सेम बनता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या करते हैं फिर, ये जीरो कर देते हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लाइन जो है, हमको पता है वैसे भी कि हाइपरबोलॉइड जो होता है वो एक लाइन से जनरेट होता है, ठीक है। अगर हमको उस लाइन की इक्वेशन बना बतानी कि वो जनरेटिंग लाइन है क्या हमारी, ठीक है, तो लाइन लिखने के लिए उसके इनफाइनाइट रूट्स होने चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन उस कर्व पे लाई करती है, तो रूट्स तो इनफाइनाइट होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ चीज हम क्या करते हैं, यही करते हैं कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो जीरो बराबर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, आर की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा जीरो बराबर जीरो आएगा ना, तो इस वजह से हम तीनों को जीरो कर देते हैं, और यहाँ से एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। हमारी जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका है ये आगे जाके। अच्छा, तो एक चीज और चीज मैंने बताई थी आपको कि कौन के टाइम पे ये सब बता रहा था कि एलिमेंट जो होते हैं, हमें कोनिकोड जब पढ़ रहे हैं, कोनिकोड का सेट पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एलिमेंट को हमको एक बार दिमाग में ये जरूर रखना है कि डीसीज की तरह भी ट्रीट करना का सोचना चाहिए ना। जब जो हमारे एलिमेंट्स जब भी लेंगे ना, हम लाइन कुछ भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे डीसीज की तरह ट्रीट करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये डिस्टेंस
का इस डिस्टेंस के साथ रेशियो है वो इतना आएगा, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि वो आर जो है क्या, जब अगर डीसीज लेते तो बताया था मैंने कि आर क्या डायरेक्ट डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो उसमें झंझट नहीं है, पहले आर निकालोगे फिर डिस्टेंस निकालोगे, है ना, बिना बात का। तो इसके बजाय क्या है, सीधा एलिमेंट को डीसी से ले लिया करो। ये खासकर कहाँ होगा, जब अपन नॉर्मल्स की इक्वेशन लिखेंगे ना, यहाँ पे जब हम इस पे नॉर्मल लिखेंगे, जैसे टेंजेंट प्लेन लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे, तब वो खासकर बात काम आती है, ठीक है, ये चीज़ की। बाकी अप्लाई उसको हर जगह कर करके देखना, हेल्प होती है। अच्छा, अब देखो यहीं से हम टेंजेंट प्लेन की बात कर लेते हैं एक बार, कि अगर ये जो लाइन है, ठीक है, अगर मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने ऐसा, जैसे सर्कल में पढ़ रहे थे ना हम लोग, स्फीयर में, कि टेंजेंट प्लेन बेसिकली क्या होता है, लाइंस का लोकस ही होता है ना अल्टीमेटली, कि अगर ये प्लेन है टेंजेंट प्लेन स्फीयर पे, ठीक है, तो ये पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन है, ठीक है। तो अगर मैं टेंजेंट प्लेन ऐसे बनाऊं, तो बेसिकली है क्या ये, इस प्लेन, एक स्फीयर पे कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है एक पॉइंट से, इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन टेंजेंट प्लेन एक होता है, तो वो इनफाइनाइट प्लेन्स का जो लोकस होता है ना, वो क्या होता है, टेंजेंट प्लेन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, यहाँ पे भी क्या करना है हमको, एलिमेंट का एलिमेंट, अगर हमको टेंजेंट प्लेन निकालना है तो क्या करना है, एलिमेंट का लोकस निकालना है, ठीक है। जिनको नहीं पता है, तो एलिमेंट का लोकस निकालना, एक दो तरह का लोकस निकालते हैं, एक तो पॉइंट का लोकस निकालते हैं हम लोग, और एक लाइन का लोकस निकालते हैं, ठीक है। जब बोले कि जैसे बोले कोड का लोकस निकालो, ठीक है, तो वहां पे लाइन का लोकस पूछवा रहा है, ठीक है। जब बोले कि परपेंडिकुलर का लोकस निकालो, ठीक है, एक तो बोले फीट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालो, तो वो मतलब पॉइंट का लोकस बोल रहा है। जब वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर ओरिजिन से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर का लोकस निकालो, तो वो लाइन का लोकस निकलवा रहा है, ठीक है। ये क्लैरिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कोनिकॉइड के अंदर, है ना, जो कई लोगों को नहीं पता है इस चीज के बारे में, इसलिए उनको दिक्कत आती है समझने में बहुत ज्यादा, है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन। तो बाकी अब टेंजेंट प्लेन की हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो टेंजेंट प्लेन का क्या है कि, क्योंकि देखो अगर x1 y1 z1 अगर मैं बोलूं कि वो सरफेस पे हैं, ठीक है, तब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, बाहर से नहीं, जब सरफेस पे है तब। तो उसका मतलब क्या है, ये जीरो हो गया क्योंकि x1 y1 z1 सरफेस पे है, और r इस r कॉमन ले लोगे तो एक r की वैल्यू जीरो आ जाएगी, बराबर जीरो का रखा है। तो क्योंकि वो जो लाइन है, ऐसी सारी लाइंस जो भी हैं, पॉइंट तो एक पे काट रही है ना, वो जितनी भी टेंजेंट लाइंस है उन सब का लोकस है वो टेंजेंट प्लेन। तो वो जो लाइन है, वो एक ही पॉइंट पे काट रही है, स्फीयर में भी हमने पढ़ा था वही सेम चीज है, ठीक है। वो एक ही पॉइंट पे काट रही है, तो आर की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए ना, इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो दूसरा आर भी जीरो हो गया। और दूसरा आर जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो डायरेक्ट ऐसे देख लो, R1 प्लस R2 बराबर क्या है, वन डायरेक्ट भी देख सकते हो, एक आर जीरो हो गया, ये भी जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो हो गया, अपॉन भी है, ठीक है, ए स्क्वायर कॉन्सेप्चुअली करेक्ट बोलो तो, ठीक है, वो हट जाएगा जीरो से। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जीरो हो गया। अब लाइन का लोकस का मैं वही बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता, लाइन का मतलब है कि लाइन का लोकस मतलब इसको बराबर लैम्बडा मान लो सपोज, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो गई, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन लैम्बडा, ए एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन लैम्बडा प्लस बी वाई वन वाई माइनस वाई वन अपॉन लैम्बडा प्लस सी जेड वन जेड माइनस जेड वन अपॉन लैम्बडा बराबर जीरो, ठीक है। लैम्बडा हट जाएगा कॉमन लोगे तो, इसलिए हम जनरली देखोगे हर जगह मिलेगा कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डायरेक्ट बोलता है कि एल को इससे सब्स्टिट्यूट कर दो, एम को इससे कर दो, एन से इससे कर दो, क्योंकि वो लैम्बडा जो है ना हट जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन बराबर ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर, तो वो कितना हो गया, वन हो गया, क्योंकि पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। और कौन में हमने पढ़ाई था, वहाँ लिख भी रहा है, तो कि जब भी हम एक सरफेस पे, जो कोनिकोइड की जनरल डिग्री इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन है, इस पे हमको टेंजेंट प्लेन जब भी लिखना होगा, ठीक है, अगर वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा तो, ठीक है। अगेन जब भी पेपर में दिमाग में है ना कि ये पॉइंट जो है
इस पे टेंजेंट प्लेन निकालो, तो ये मत भूल जाना कि वो चेक भी करना है कि उस पर लाई भी करता है कि नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है एक बड़ा सा डिग्री का दे देगा एक क्वेश्चन बड़ा सा और बोलेगा टेंजेंट प्लेन निकालो, तो जल्दबाजी में पता लगा कि x1 अपॉन वो वाला लगा दिया सीधा फॉर्मूला है ना। तो पहली बात है पॉइंट लाई करना चाहिए तभी वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पॉइंट लाई करवा दोगे पहले, फिर उसके बाद क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, x(x1), वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, y(y1), ये तरीका होता है ना टेंजेंट प्लेन का। जेड स्क्वायर की जगह z(z1) और एक्स वाई की जगह x(y1) प्लस y(x1/2), वाई जेड की जगह y(z1) प्लस z(y1/2), ऐसे हो जाएगा, ऐसे zx भी हो जाएगा। और x की जगह क्या लिखोगे, सिंपल x की जगह, ये होता है टेंजेंट प्लेन का तरीका लिखने का ना। तो रिप्लेस कर दो इनको इससे, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये प्रूव भी कर सकते हो जैसे ये वाला किया, उसी लंबे तरीके से प्रूव कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, उसी का प्रूफ है बेसिकली, वो शॉर्ट ट्रिक टाइप बना रखा है उस चीज का, है ना। वरना लंबा तरीके से भी कर सकते हो पेपर में ना, कोई मतलब मैं तो ये रिकमेंड करूंगा पेपर में अगर आ रहा है तो बड़े तरीके से करो। ठीक है, क्योंकि वो 2-3 पेज आजकल यूपीएससी देने लगा है, अब उसको डायरेक्ट ऐसे रिप्लेस करोगे एक पेज में हो जाएगा, फिर मजा भी नहीं आएगा एग्जामिनर को, है ना। 15 है तो खासकर मत करना है सब। तो बेटर है कि बड़ा तरीके से करो, अगर पेपर में टाइम है तो ना, मजबूरी में है तो करो जल्दी से, कोई दिक्कत है ना। इसके बाद है, तो 2 पॉइंट्स हो गए। अगर एक लाइन, जनरल लाइन क्या है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे काटती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब निकला हमारा कि कितने पे काटती है, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे काटती है। ठीक है, अच्छा अब डायमीटर क्या होता है, स्फीयर में तो हम पढ़ लिया डायमीटर को, लेकिन यहाँ डायमीटर क्या होता है, कोई भी कोड जो उससे पास करता है आपके ओरिजिन से। ठीक है, वो सारे क्या है आपके डायमीटर्स हैं, ये जितने भी डायमीटर्स हैं ये सारे कोड्स हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, डायमीटर्स है सब। ठीक है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2018 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, कि 2017 में, कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा 3D यूज होता है। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे वही सब यूज हो जाएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता यूज, बशर्ते उसका कॉन्सेप्ट आता हो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। अच्छा अब क्वेश्चन देखो, आपको निकालना है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स हैं एक एलिप्सॉइड के, है ना, उनका रेसिप्रोकल करो और उसका स्क्वायर करो, उनके रेसिप्रोकल्स का सबका, और उनका आपस में जोड़ दो। ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर है, डायमीटर भी क्या लाइन ही है ना एक। ठीक है, तो जब भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात हो ना, तो ये तो मान के चला करो वहाँ पे L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 से ही काम होने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे कोई इसमें बोले कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ले लो, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोई कह रहे कि सर हम जनरल पॉइंट, हम तो एक वो वही मान लेना सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक एक्स एक्स मान ले, एक वाई एक्सिस मान ले, एक जेड एक्सिस मान ले, तो कॉन्स्टेंट नहीं प्रूव कर पा रहे हो ना, वो तो आपने एक केस ले लिया, ये केस लेके आप बोल रहे हो कि ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वेरिएशन तो दिखाया नहीं ना, वेरिएशन तो तभी होगा जब L1 M1 N1 L2 M2 ऐसे 3 अलग अलग लाइंस होंगी, कि कैसे भी एक्सेस लो हमेशा रिजल्ट सेम होने वाला है। ठीक है, तो अगेन जब वो क्वेश्चन है तो उसमें एलिप्सॉइड क्या लिया, एलिप्सॉइड क्या लेना है, अगेन वही लेना है सिंपल सा, ये नहीं लेना हमको कि वो बड़ा सा इक्वेशन लेना है, सिंपल सा इक्वेशन लेना है। तो क्योंकि वो डायमीटर है, तो डायमीटर का क्या होता है, सेंटर से पास करेगा, ओरिजिन से पास करता है, मतलब जो सेंटर होगा एलिप्सॉइड वहां से पास करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल एलिप्सॉइड ले रहे हैं तो वो सेंटर ही, वही ओरिजिन है। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक डायमीटर तो ये हो गया, ऐसे L2 M2 N2 L3 M3 में तीन तीन डायमीटर्स हो जाएंगे बराबर, मान लो R1 डिस्टेंस का है वो। ठीक है, L1 M1 N1 क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, DCs। ठीक है, अगेन क्यों ले रहे हैं, उसी पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं कि उससे R1 हमको, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना एक तरह से हमको, कि वो जो डायमीटर का जो लेंथ है, ठीक है, वो चीज उस पे हमको चाहिए, तो वो लेंथ तो उसी के लिए बेटर है कि डायरेक्ट DCs ले ले, वरना फिर पहले R1 R की वैल्यू निकाल के फिर लेंथ निकालनी पड़ेगी ना।
तो डायरेक्टली क्या हो गया, तो ये पॉइंट L1 R1 L1 R1 M1 R1 और N1 R1, ठीक है, ये पॉइंट आ गया एक कॉमन पॉइंट इस लाइन पे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट एलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये एलिप्सॉइड पे लाई करा दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी ना, ये ओरिजिन से लाइन खींचे, यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, तो उस पॉइंट से वो डिस्टेंस होती है, ये R1 क्या देता है उस पॉइंट से डिस्टेंस, तो यहाँ पे 0 0 0 लिया है हमने, वो उस पॉइंट से ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे पुट कर दो मेन इक्वेशन में, अगर ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है एलिप्सॉइड पे, तो ऑटोमेटिकली R1 की वैल्यू आ जाएगी, तो डिस्टेंस आ जाएगी, तो उसको लाई करा दो, इसमें रख दो मेन इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ से R1 स्क्वायर आ जाएगा 1/R1 स्क्वायर आ जाएगा, सोल्व करोगे तो L1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है डायमीटर, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर तो क्या हो गया 2R1 हो गया ना, R1 और R1 2R1, इधर भी तो है 2R1 कितना हो गया, तो 4R1 स्क्वायर निकालना है, तो 1/4 कर दो इधर भी, तो ये हो गया एक डायमीटर का का स्क्वायर का रेसिप्रोकल, ठीक है। दूसरे का ऐसे सेम आ जाएगा, सिमेट्रिक से देख सकते हैं ना, अब पेपर में हर चीज का तो करना नहीं, सिमेट्रिकली बोल सकते हैं सीधा कि सिमिलरली, जो बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है उसको तो डायरेक्ट ही करना चाहिए, बाकी आपका कॉल होता है कि अगर थोड़ा सा कम ऑब्वियस दिख रहा है तो क्या करना चाहिए आपको। अब इनको तीनों का सम करने को बोला था, तो तीनों को सम कर दोगे तो क्या हो गया 1/4, हमने पढ़ा था L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ऐसे M1 होता है, ऐसे N होता है, ये आ गया सम। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एलिप्सॉइड फिक्स कर रखा था हमने, ठीक है, एबीसी तो वेरी नहीं कर रहा है, तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं, तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लो कि एक लाइन है, एक लाइन ली आपने, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया आपको P, है ना, यहाँ से एक लाइन खींची और वो कोनिकोइड को A और B दो पॉइंट पे मिलती है, ठीक है। तो और एक C डैश ओ सी जो है एक डायमीटर ले लो, जो कि क्या है पैरेलल है किसके पी ए बी लाइन के, तो प्रूव करो पी ए इंटू पी बी डिवाइड बाय ओ सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, पी इंटू पी बी क्या डिस्टेंसेस है ना, ओ सी भी डिस्टेंस है, तो सपोज पी हमने पॉइंट ले लिया अल्फा बीटा गामा, तो पॉइंट क्या हो गया, तो लाइन क्या होगी x माइनस एक्स वन अपॉन एल, सपोज पी ए बी लाइन में लिख रहा हूँ x माइनस एक्स वन अपॉन एल, यहाँ पे m, ये एक जनरल लाइन लिखी मैंने, ठीक है, जो बोलता जा रहा है करता जाना है, बोला है कि सेंट्रल कोनिकोइड किस पे मिलता है ए और बी पे मिलता है, तो बराबर क्या लिख देना यहाँ पे आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको डालेंगे, इसमें सेटिस्फाई करेंगे कि ये पॉइंट को ए और बी पे काट रहा है ना इलिप्सॉइड को, तो जब इलिप्सॉइड पे हमको पता है जनरल इक्वेशन का क्या बनता है, ये बनता है ना ऊपर वाला जो बनाया था हमने, ये इक्वेशन आएगी सेम, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जो डिस्टेंस है कौन सी पी ए इंटू पी बी, तो वो क्या हो गया, अगर हम L1 M1 N1 को डायरेक्ट ही क्या मान लें, हम बोल दें कि भाई L1 M1 N1 जो है हमारे वो डीसीज हैं, ये मान लें, तो एक तो हमेशा दिमाग में रखा करो जैसे डीसीज बोल लिया तो क्या रखना है, ये चीज रखनी है, क्योंकि हो सकता है यूज हो जाए, तो मान लिया एलिमेंट डीसीज है, ठीक है, यूज नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर जनरली यूज होता है, ठीक है, वरना फिर भूल जाओगे, तो डीसीज मान लिया,
एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमको निकालनी है कि ये कांस्टेंट है। तो क्या करो कि एलिमेंट डीसीज मान लिए, तो आर क्या होगा ऑटोमेटिकली, क्या डिस्टेंस देगा, किससे देगा, x1 y1 z1 से देगा। ठीक है, जहां भी आर काटेगा वहां से डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये क्या है, पी ही है हमारा, तो क्या देगा, एक पी ए भी दे देगा और पी बी भी दे देगा। जो आर की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ दो वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, तो ये क्या वैल्यूज देगा, एक पी ए भी दे देगा और पी भी दे देगा। तो रूट्स क्या हो गए इस इक्वेशन के, पी ए और पी बी दोनों हो गए। तो आर वन इंटू आर टू जो होगा वही पी ए इंटू पी बी है। तो आर वन इंटू आर टू क्या हो गया, जो कि पी ए इंटू पी बी है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, टेंजेंट प्लेन में तो जीरो हो जा रहा था ना, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। ठीक, क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा था, यहाँ पॉइंट थोड़ा लाई कर रहा है, कहीं लिख थोड़ा रहा है कि पॉइंट उसी पे लाई करता है ना। जब आपका पी पॉइंट है, ऐसा नहीं लिख रहा है कि इलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है या फिर कोनिकॉइड पे लाई कर रहा है। ठीक है, और देखो क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला है कोनिकॉइड, तो क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ना कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इलिप्सॉइड था तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर लिया था। ठीक है, तो टेक्निकली ऐसे ही लेना चाहिए जिस तरह से बता रहा हूँ ना। तो ये हो गया पी इंटू पी बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का एक्स वन एक्स टू क्या होता है, सी बाई ए। और अब हमको क्या निकालना है, ओ सी का स्क्वायर। अब हमको ये निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, ओ क्या है, ओरिजिन। ठीक है, डायमीटर है, ओ सी निकालना है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, ओ से पास करने वाली इक्वेशन और सेम डीसी से, क्योंकि पैरेलल है पी ए बी के, बराबर आर टू, है ना। अब ये पॉइंट जहां भी कट करेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगी ओ सी, सिमिलर तरीके से एलिमेंट डीसी से। तो पॉइंट क्या होगा, एल आर टू एम आर टू एन आर टू, वहां पे रख देंगे। तो ए एल आर टू का स्क्वायर प्लस बी एम आर टू का स्क्वायर प्लस सी एन आर टू का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आर टू स्क्वायर क्या है, ओ सी स्क्वायर, एक तरह से ओ सी स्क्वायर क्या आ गया, 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा, अपॉन ओ सी स्क्वायर जब करोगे इसका तो क्या हो गया, ये हो जाएगा। सिर्फ क्या बचा, ऊपर वाला पोर्शन बचा। तो हमारे पास पी पॉइंट फिक्स था, तो मतलब x1 y1 z1 तो फिक्स है ना हमारे पास, वेरिएबल पॉइंट तो नहीं है, तो कांस्टेंट ही हो गया ना, ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। तो ये आंसर हो गया। अब इसको दूसरे सर तरीके से करते हैं, मतलब हाँ बोलो। सर ओसी वाला निकालने में अल्फा बीटा गामा जीरो डायरेक्टली पुट कर दे तो, कहाँ पे जीरो करोगे, अल्फा बीटा गामा कहाँ है। लाइक ओसी स्क्वायर निकालने में, हम्म, तो अल्फा बीटा गामा अगर जीरो पुट करेंगे तो वो सेंटर पे ही शिफ्ट हो जाएगा ना। कौन से अल्फा बीटा गामा है कहाँ इसमें, सर पी जो पॉइंट था, पी x1 y1 z1 है। हाँ फिर उसको हाँ तो वही उसको जीरो 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 पे जीरो शिफ्ट कर कर देना, देंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डायरेक्टली भी देख सकते हो इस बात को।
हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं कि पॉइंट बाहर है सरफेस उसका कुछ एक्स्ट्रा यूज कर लिया है, तो बस पॉइंट बाहर है, अंदर कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई प्रॉपर्टी तो हमने यूज करी नहीं एक्स्ट्रा। तो x1 y1 z1 की जगह अब क्या है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये इक्वेशन थी, तो डायरेक्टली भी देख सकते हो ऐसा। कहाँ पे गया, यहाँ पे जो होता है x1 y1 z1, यहाँ पे अब क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, उसमें एलिमेंट ले लिया है, ये मतलब एलिमेंट क्यों लिया, यहाँ पे 0 0 0 ले लिया है, तो बस डायरेक्टली पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब कोई कहेगा कि ये तो माइनस में आ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, मॉडुलस से करना होता है ना उसका काम तो अपने को। ठीक है, तो नेट क्या हो गया, कांस्टेंट ही आ जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे ना, खैर उसी का स्क्वायर है ना तो फर्क नहीं पड़ता है, वरना देखो यहाँ से भी देखोगे ना कि R1 R2 ही था ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी अगर आप चेक करोगे कि वो माइनस में क्यों यहाँ पे भी आना चाहिए, तो देखो यहाँ तो यहाँ भी रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से C/A क्या हो गया, तो यहाँ का मतलब अगर देखिए OC/OC ये आ रहा है एक्चुअल वैल्यू। लेकिन हमको तो क्या है, मॉड्यूलस लेना है, तो मतलब कॉन्स्ट बस फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो साइन कौन सा है उससे। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा वैसे करके देखते हैं कि ट्राई करके देखते हैं एक बार वैसे हो रहा है कि नहीं, कि जो ओसी है, पहले हम ओसी वाली लाइन लिख के देखते हैं, ठीक है, उससे कुछ होता है। तो अगर हम ओसी वाली लाइन लिख रहे हैं, तो सपोज सी की वैल्यू मान लो x2 y2 z2, ठीक है, तो ओसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी x/x2 बराबर y/y2 बराबर z/z2, और डायरेक्ट ओसी की वैल्यू तो हमारे पास आई जाएगी ना, ओसी की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट की। और अगर हम इसको डीसी फॉर्मेट में लिखें इस इक्वेशन को, x2 अपॉन ओसी बराबर y टू अपॉन ओसी बराबर z टू अपॉन ओसी। ठीक है, ये हो गई ये ओसी की इक्वेशन, तो इसके डीसी ये आ गए, और वो पैरेलल है हमारे पास, जो पी ए भी हमारे पास थी इक्वेशन, ये लाइन भी उसी के पैरेलल है। सपोज पी को x1 मान लिया, ठीक है, तो ये कौन सी लाइन होगी, पी ए बी की लाइन होगी हमारे पास, जो ये लाइन है। अच्छा इसको बराबर क्या करते हैं हम, आर करते हैं, तो वही चीज ये सेम ही है ना, उधर करोगे बस लिखने में गंदा हो जाएगा, बस यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ देखो पी इंटू पी भी क्या हो जाएगा, एलिमेंट की जगह रिप्लेस कर दिया ना एक तरह से, तो ये हो जाएगा, जब पी इंटू पी भी करोगे यही आएगा, बस एलिमेंट की जगह वो लिख दोगे। ठीक है, तो वही है वो, मतलब कुछ नया नहीं मिल रहा उसमें, तो वही कह रहा हूँ कि उसमें कुछ खास है ना, नई चीज, इसको वापस पुट करके देखना, वही सेम आएगा आंसर, आंसर तो सेम आएगा, मतलब कुछ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा कुछ भी। इसके बाद हम टेंजेंट प्लेन हमने देख लिया है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, कि अगर ये कोनिकोइड सेक्शन है आपका, तो टच करता है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो हमको पता है कि सपोज इस पे जो टेंजेंट प्लेन्स होंगे वो किसी न किसी पॉइंट से तो पास करेगा ही ना, कोनिकोइड के, मतलब वो एक पॉइंट को तो टच करता ही है, तो हम तो जनरल इक्वेशन लेनी है तो x1 y1 z भी ले सकते हैं, वो कोनिकोइड की सरफेस पे है ना, तो अगर हम सरफेस पे जो पॉइंट टच कर रहा है x1 y1 z, सपोज ये प्लेन इस कोनिकोइड के किस पे टच करता है x1 y1 z पे, ऐसा समझो, ठीक है, तो उस प्लेन की इक्वेशन ये लिख सकते थे हम,
और वो प्लेन यही तो है। तो एल अपॉन ए एक्स वन बराबर एम अपॉन बी वाई वन। ऐसे हम सब में आगे भी निकालेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एलिप्टिकल हाइपरबोला ये पैराबोलॉइड वगैरह में भी। पी यहाँ से एक्स वन क्या आ गया एल अपॉन ए पी, वाई वन हो गया एम अपॉन हो गया। बेसिकली ये पॉइंट्स आ गए कि ये टेंजेंट प्लेन बताया था हमने कि इस पॉइंट पे टच करता है एलिप्सॉइड को। और जेड वन बराबर क्या हो गया एन अपॉन सी पी। ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे ये प्लेन टच करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जरूरी है कि कब होगा ऐसा। ऐसा तब होगा जब अब ये पॉइंट को, क्योंकि ये x1 y1 z1 क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें जब रखोगे तो एल स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ 1 हो गया। एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी बराबर पी स्क्वायर। ये क्या हो गई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो पेपर में आए तो ये लगा सकते हो डायरेक्टली भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने की जरूरत है। ये आगे हम जब भी टी बराबर एस वन नाम की चीज पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, सेक्शन जो होता है प्लेन सेक्शन, तो जब भी पढ़ेंगे हम ये चीज, तो वहां पे हम सब यही करते हैं ना काम, ये जो कंपैरिजन का। तो ये चीज सीखनी जरूरी है ना, जो आप क्वेश्चंस करोगे ना कुछ टेंजेंट प्लेन्स के, तो उसमें ये ऐसे ट्राई करके देखना ना, उनको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम जरूरी है ना। फॉर्मूला मत लगाना डायरेक्टली, लगा लेना मतलब एक दो क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन को पूरे तरीके से भी करना, प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। अब इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की, जो कि एक इक्वेशन है एलिप्सो, ये कोई भी कॉनिकॉइड है, इस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल है तो बराबर के कर दे, है ना, कंडीशन लगा दे टेंजेंसी की। के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर ये हो गया। के बराबर क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, डायरेक्ट ये रख दो, वो क्या आएगा आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब है डायरेक्टर स्फीयर। तो डायरेक्टर स्फीयर का ऐसा है कि ना, जो इक्वेशन है ना उसको भी याद करके रखना। इसकी जो इक्वेशन होती है डायरेक्टर स्फीयर की, उसको क्या करना है हमको याद करके रखना है, क्योंकि वो पेपर में जैसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है ऐसा, क्योंकि हम इतना बुक्स तो पढ़ते नहीं ना, तो बुक में क्या है पता भी नहीं है अपन को। तो इसलिए कह रहा हूँ कि याद करना करा होना चाहिए। जैसे एक जगह एक दो जगह मैंने देखा जहाँ बोलता है कि डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन सपोज ये है, सपोज एक डायरेक्टर स्फीयर ले लिया तो उससे हमने ऐसा किया, उसमें फिर ये किया स्फीयर के अंदर, है ना। तो डायरेक्टली इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए, बजाय कि हम निकालने बैठे। और ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर स्फीयर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो वही है कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स ले लो सेंट्रल कोनिकॉइड पे। ठीक है, तीन टेंजेंट प्लेन्स हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो वो जो जहाँ पे कट कर रहे हैं तीन टेंजेंट प्लेन्स, ठीक है, ऐसे सारे पॉइंट्स कौन सी सरफेस जनरेट, तो वो डायरेक्टर स्फीयर बनता है उससे, जब हम चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन्स लेने हमको, तो जब भी हमको पता है कि एल एम एन का काम आने वाला है ना, तो और टेंजेंट प्लेन में लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम। भाई एंगल जो होता है बिटवीन द लाइंस और एंगल ऑफ द, जो एंगल ऑफ नॉर्मल होता है ना, फॉर्मूला उसका भी वही है, और टेंजेंट प्लेन का भी वही फॉर्मूला है। तो इस तरह से सोच सकते हैं हम, अगर सोचना है कि ये तो एंगल की बात कर रहा है, फिर फिट होगा कि नहीं मामला। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, वही है, पी की जगह रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे के है ना, ये जनरल इक्वेशन आ गई। ऐसे तीसरी आ जाएगी, तीनों को क्या करो स्क्वायर कर दो और ऐड कर दोगे, तो तीनों को स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये सेम चीज आगे भी आएगी, जब पैराबोलॉइड पढ़ेंगे वहां भी मैं ऐसे प्लेन ले लेते हैं और फिर उसको वहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ थोड़ा सा मतलब स्क्वायर करके ऐड नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं। ठीक है, तो
पर प्लेन्स ऐसे लेंगे हम, तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, एक क्वेश्चन आ जाएगी। रिलेशन हमारे को पता है L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 N3 में कितनी इक्वेशंस होती हैं, 12। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्टर स्फीयर। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब भी एक्स स्क्वायर क्या बोलते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 है हमारे पास कोनिकोइड, तो उसका डायरेक्टर स्फीयर क्या होता है, ये होता है। ठीक है, एक जो चीज़ और गलती करते हैं लोग कि मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी रखना, जो कोनिकोइड के अंदर ना ये बहुत कॉमन गलती हो जाती है कि जो हम बता रहे थे ना कि एक बार एज को अगर हम इलिप्सॉइड लेते हैं तो ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो फॉर्मूला वो दिमाग में रखना है, फॉर्मूला कौन से किसका है, कि ये वाला कि कौन सी इक्वेशन के लिए, ये वाली इक्वेशन है जो हमने ये मान रखा है। ठीक है, उस हिसाब से मैनिपुलेशन करना है ना, चेंजेस करने हैं अगर फॉर्मूले में करना है तो। ये चीज़ हर जगह दिमाग में रखनी है ना, क्लैरिटी रखनी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा, पर थोड़ी क्लैरिटी रखनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर इस वाले में अप्लाई करो ये वाली चीज़ तो क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अपन N स्क्वायर N1 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इन टू में हो जाएगा, वो एक ही जगह क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन को क्या करनी है, याद रखनी है। आगे हम जैसे लोकस ऑफ इंटरसेक्शन अभी देखा है हमने, तो 3 टेंजेंट प्लेन, तो आगे और भी कई तरह की चीज करेंगे, 3 टेंजेंट लाइंस, 3 लाइंस का पॉइंट ऑफ, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं टेंजेंट लाइंस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, और भी सिमिलर चीज देखेंगे ना, जिसमें कंफ्यूजन होता है, हमको याद नहीं होती वो चीजें, एक बार देख लेंगे जैसे जैसे आगे आएगा। अब है कि पी और क्यू 2 पॉइंट है एलिप्सॉइड पे। ठीक है, और प्लेन थ्रू द सेंटर एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स एट पी क्यू, पी एंड क्यू बाइसेक्ट्स पी क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू 2 पॉइंट है सपोज, एक हो गया x1 y1 z1 और दूसरा क्या हो गया x2 y2 z2। बोला है कि दोनों किस पे हैं, एलिप्सॉइड पे हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम बात करें ना कि हमने ऐसा अजम्पशन मान लिया, तो ये चीज पक्का है कि हाथों हाथ क्या रखना है दिमाग में, सेटिस्फाई करा दो उसको। मान लो मैंने एलिप्सॉइड ये मान रखा था, ये चीज नहीं भूलनी हमको ना, क्योंकि क्या होता है ना आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसमें क्या होता है जैसे हम सोल्व करते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है, तो आंसर ना जस्ट वो कंडीशन नहीं होता एक्चुअली। आंसर क्या होता है कि ये जो कर्व है और ये कर्व है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि ये भी तो कर्व सेटिस्फाई कर रहा है ना। मान लो आप जैसे स्फेयर, स्फेयर का पे कोई पॉइंट ले लिया आपने और उसका लोकस आ रहा है प्लेन। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो जो पॉइंट है, तो क्या बोलते हैं, जो उसका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, जो भी होगा वो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक तो वो जो पॉइंट हो गए तो सर्कल बन जाएगा ना बेसिकली, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है। उसको सोल्व करने में प्लेन की इक्वेशन आ रही है सिर्फ, है ना, और वो एक्चुअल लोकस किसका है, स्फीयर की किसी पॉइंट का है। तो आंसर आप तो क्या लिख दोगे कि प्लेन है लोकस, जबकि प्लेन नहीं लोकस, सर्कल लोकस है उसका। ठीक है, क्योंकि वो स्फीयर पे बिलाई कर रहा है ना। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वो जो प्लेन है वो भी लोकस है, लेकिन क्या है कि वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक्चुअल में तो वो सर्कल में घूम रहा है। अब क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो आपको हमेशा लग रहा है कि प्लेन प्लेन में तो घूम ही रहा है। ठीक है, तो आंसर तो सही है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन वो परफेक्टली सही नहीं, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्या है कि वो इसी पे घूम रहा है बस। ठीक है, तो वो चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा देखना चाहिए हाथों हाथ जब भी अजम्पशन कर रहे हो कि वो उस पॉइंट पे लग रहा है। और कई बार क्या है कि कंडीशन सेटिस्फाई करने में भी काम आती है चीज, मतलब आगे जो कैलकुलेशन में काम आता है ना, ये इक्वेशन यूज हो जाती है कैलकुलेशन में। तो पी और की क्या ले लें, दो, तो बोला है कि इन पे जो टेंजेंट प्लेन है उनको ड्रॉ करो और उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो एक टेंजेंट प्लेन क्या हो गया,
और दूसरा टेंजेंट प्लेन क्या हो गया, उन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोला है कि प्लेन जो है जो सेंटर से भी पास करे और इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करे, पास करे। इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन कैसे लिख देंगे, प्लस लैम्बडा करके ऐसे लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। अब वो सेंटर से पास कर रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर y1 माइनस y2 प्लस z अपॉन सी स्क्वायर z1 माइनस z2 बराबर 0। अब बोल क्या रहा है कि ये जो है बेसिकली ये जो प्लेन है वो पी और क्यू के बीच में जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मिड पॉइंट से पास करता है, ठीक है। बाइसेक्ट तभी कर रहा होगा ना। तो मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, z1 प्लस z2 बाई टू। अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मतलब हमने शो कर दिया, तो सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो पुट करो x1 प्लस x2 बाई टू, y की जगह ऐसे पुट करो, z की जगह करो, और ये दो इक्वेशन आएंगी, एक तो ये और दूसरी ये x2 को सेटिस्फाई करने वाली, इसी तरह के, ठीक। इन दोनों को यूज करके आप दिखा सकते हो कि ये 0 आ रहा है, तो मतलब बाइसेक्ट करता है। अब एक टेंजेंट प्लेन लो इलिप्सॉइड पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे टच करता है, ठीक है। एक्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड जेड अपॉन सी स्क्वायर बराबर 1। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे बी पे सी पे टच करता है, तो क्या पॉइंट्स आ गए, एक हो गया ए स्क्वायर अपॉन x1 0 0, एक हो गया बी स्क्वायर अपॉन y1 0 0, एक हो गया सी स्क्वायर अपॉन 0 0 सी स्क्वायर अपॉन z1, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था 0 बी स्क्वायर अपॉन y1 0। अब बोला है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स ए बी सी आ गए, सेंट्रोइड क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 3x1 बी स्क्वायर अपॉन 3y1 सी स्क्वायर अपॉन 3z1। और इसका लोकस निकालना है हमको, गया h बराबर एच के आर मान लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, मेरे हिसाब से मान लिया करो, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा मान लो, मतलब जो भी आपको लगता है, बशर्ते अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन में यूज ना हो रहा हो। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर अपॉन 3h, y1 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन 3k, z1 की आ गई सी स्क्वायर अपॉन 3r। और ये पॉइंट किस पे लाई करता है, x1 y1 z1, इसलिए हाथों हाथ लिख के रखना भी चाहिए वैसे भी, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा मतलब इजी क्वेश्चन है ना, इसलिए तो आपको लगेगा नहीं, फील नहीं होगा, लेकिन आगे जरूरत पड़ती है कि वो चीज़ दिखाए। बस इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में एच के आर को एक्स वाई जेड से कर दो, ये किसका आ गया, लोकस आ गया। ऐसे टेट्राहेड्रन का करना है, कर दो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4, और चौथा पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। इसके बाद है वही सब ये है, इसमें देखता हूँ कुछ अच्छा हो तो। इसमें एक क्वेश्चन है जो अच्छा है, मतलब गड़बड़ भी है। अब बोले इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन्स व्हिच कंटेन द लाइन, लाइन की इक्वेशन की बने, ठीक है। और मतलब टेंजेंट प्लेन के एक दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो क्या प्लस लैम्बडा करके वो जनरल टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल दो, और वो कंडीशन है हमारे पास टेंजेंट की, वो लगा के क्या आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। ये इजी क्वेश्चन है ना टेंजेंट प्लेन वाले थोड़े से। एक बार 15 क्वेश्चन ना सब ट्राई करना, फिर अपन कल डिस्कस करेंगे उसको। अभी हम आते हैं एक क्वेश्चन थे दिखने 16 पे, चलो अभी 15 कल ट्राई करना, ठीक है। सारे लोग ट्राई करके आना,
बेटर रहेगा। जितना समझ में आ रहा है अपने अपने तरफ से, सबके अपने एंड से करना। पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व में क्या है, दो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालो विच पास थ्रू द लाइन दिस, ठीक है। तो लाइन एक क्या दी है, u बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी बराबर 0। मतलब बेसिकली u को इससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है। और u डैश बराबर क्या हो गया, ठीक है। मतलब एक u बराबर 0 इक्वेशन है, u डैश बराबर 0, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि ये आंसर में मांग रहा है, ठीक है। तो बोलेगा इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला, तो वो क्या हो गया, दिस प्लस लैम्डा इंटू दिस बराबर 0। ये हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन, लेकिन वो टेंजेंट प्लेन भी हो, इस पे टेंजेंट प्लेन हो, ठीक है। तो जब टेंजेंट प्लेन की कंडीशन लगाएंगे ना, तो वहां से ही कुछ ऐसी बन जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, के चाहिए, ये आंसर आ गया। यहाँ से हमारे पास के सेटिस्फाई हो ही गया ना, एक तरह से देखा जाए तो। ये यहाँ से के आ जाएगी वैल्यू, और हम के जो वही जो लैम्बडा जो आप ले रहे हो वही के है यहाँ पे ना, तो वही लैम्बडा लिख लो ना, कंफ्यूजन ना हो। तो जो लैम्बडा की वैल्यू है, ये लैम्बडा की वैल्यू अगर हम वापस पुट कर देंगे तो आ जाएगा टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि वो लंबा सा उसने फॉर्मेट बना दिया कि ये है। तो बस बेसिकली क्या, इसी इक्वेशन को खोल दिया, वैल्यू पुट करी। तो मैंने बताया था ना, ये वहाँ क्या है, यू और यू डैश के बीच में फंक्शन है। जैसे फंक्शन ये दे रखा है, यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन डैश स्क्वायर अपॉन सी माइनस पी डैश स्क्वायर। ऐसा बड़ा सा फंक्शन दे रखा है। इन यू के फंक्शन में भी दे रखा है साथ में ना, एल एम एन ए बी सी के अलावा। तो यू कैसे लेके आए, तो यू लिख सकते हैं ना यहाँ से, यू यू प्लस के यू डैश बराबर 0 तो लिखा था मैंने जब प्लेन की इक्वेशन लिखी थी। ये लाइन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, यही लिखा था ना। यू क्या फंक्शन है बेसिकली, ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यू अपॉन यू डैश, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो उसको प्रेजेंट कर रहा है बस फटाफट से, यू की वैल्यू डायरेक्टली एल एक्स प्लस करने के बजाय सीधा वो यू लिख दे रहा है वहाँ पे। इस वजह से यूज भी किया है ना, कुछ मतलब अलग नहीं घबराने का। बस फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक एफ एक्स वाई जेड है, एक जी एक्स वाई जेड है, ये समझ लो, ठीक है, शॉर्टकट में लिखने के लिए। बस अब यार खत्म हो गई क्लास, कुछ पूछना किसी को, कल करेंगे अपन थोड़ा ज़्यादा, पूछना किसी को। हाँ बोलो। सर वो स्टार्टिंग में आपने लाइन और पॉइंट और लोकस निकालने वाला पार्ट बोला था ना, फर्स्ट पेज में शायद, वो प्लीज सर फिर से बोल सकते हैं, मिस हो गया। लाइन और हेलो, हाँ सर, वो लोकस निकालने वाला पार्ट आपने बोला था ना, वो मतलब अगर कॉर्ड हो कहाँ पे तो लोकस, लाइन। सर वो मतलब लाइन और पॉइंट दो टाइप के लोकस निकालने होते हैं, आपने बोला काफी लोगों को पता नहीं अच्छा अच्छा, होता। हाँ हाँ वो, वो वाला सर। तो उसमें क्या है, म्यूट कर लो। हाँ मतलब लोकस दो तरह के होते हैं, एक तो पॉइंट, आपका लोकस में या तो पॉइंट निकालते हो, हम हर जगह कोन में भी ये चीज़ है ना, पर कोन में उतना यूज नहीं होता क्योंकि एक ही तरीके से अपन कर रहे हैं क्वेश्चन। और समझने के लिए कि एक होता है पॉइंट लोकस, ठीक है, जहाँ पे एच के आर लेते हैं हम शुरू में पॉइंट, या फिर अल्फा बीटा गामा जो भी ले रहे हो, और उसको लास्ट में क्या एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो। क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं उसमें प्रूव, कि एच के आर या फिर अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है वो किस सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दे रखी है तो वो कंडीशन तभी पॉसिबल है जब वो, सपोज या तो वो स्फेयर पे लाई कर रहा हो, ठीक है, या वो सिर्फ सर्कल पे लाई कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग लोकस निकलते हैं पॉइंट्स के, ठीक है। प्लेन सिर्फ प्लेन हो सकता है कि इस प्लेन पे कहीं भी होगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये होता है लोकस का मतलब, ठीक है। तो ऐसे लाइन होता है, तो लाइन का मतलब क्या है, लाइंस, लाइंस की पोजीशंस क्या क्या है, ठीक है। वो लाइन अगर ऐसे हुई, ठीक है, वो लाइन ऐसे हुई, मान लो इस तरह की कई सारी लाइंस हैं,
जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह से लाइन बना रही है, तो क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा? तो ये लाइंस का लोकस है ना एक तरह का, है ना। ऐसे क्या है, जब आप हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट देखोगे, जैसे मैंने बताया आपको लाइन कैसे होता है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ठीक है, तो उसमें ये ऐसा बन जाएगा, उसको कैसे घुमा, मतलब किस कितनी तरह की अलग अलग लाइंस बनती है। लाइंस का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे पॉइंट मूव कर रहा है अलग अलग जगह, ऐसे लाइन हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो, दूसरी ऐसी हो, तीसरी ऐसी हो, चौथी ऐसी हो। तो वो लाइंस कुल जब इनफाइनाइट लाइंस बनाओगे, सपोज ऐसे मान लो एक लाइन ऐसी बनाई, ऐसी इनफाइनाइट लाइंस बनाई, ठीक है, पैरेलल, उस लाइन के पैरेलल, ठीक है, और एक प्लेन में लाई करे, तो क्या बन गया, प्लेन ही बन गया ना वो, ठीक है। मान लो ये लाइन है, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन खींची मैंने, सिर्फ पैरेलल, तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। देखोगे ध्यान से, ठीक है, कि पैरेलल लाइन खींची, ठीक है, मतलब अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जैसे बेस कोनिक को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिलेंडर बन गया ना, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल लाइन जो होती है वो प्लेन में भी हो सकती है, और मतलब ये नहीं कि जरूरी थोड़ा है कि एक लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं वो एक प्लेन में लाई करेंगे। मतलब एक लाइन के साथ दूसरे लाइन के साथ तो पैरेलल हो सकता है, लेकिन ये लाइन किसी और के साथ भी हो सकता है पैरेलल, मतलब समझ रहे हो, L1 जो है L2 के पैरेलल है, तो वो दोनों एक प्लेन में लाई कर रही है, और L1 और L3 भी एक प्लेन में लाई कर रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो L1 और L2 से प्लेन बन रहा है और L1 और L3 से प्लेन बन रहा है वो सेम है, डिस्पाइट की दोनों पैरेलल है ना, हो सकता है ना सर, देख पा रहे हो तो ये 3D में इमेजिन करो इसको, ठीक है। इस लाइन के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये बॉक्स बना के देख लो ना, अपने पास होता था बॉक्स, ठीक है। तो इस लाइन के ये भी पैरेलल, लेकिन दोनों तीनों लाइन कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे केसेस बन सकते हैं ना, तो वो लाइन का लोकस होता है। तो उसका लोकस निकालने का तरीका क्या होता है, एच के आर को एक्स वाई जेड हम पॉइंट में करते हैं, लाइन में क्या करते हैं, एल की जगह क्या, x1, ये एल की जगह रख देते हैं x माइनस एक्स वन, वाई एम की जगह रख देते हैं y माइनस वाई वन, और एन की जगह रख देते हैं z माइनस जेड वन, क्योंकि एलिमेंट को हटाना है ना, जैसे एच के आर को हटाना है, ऐसे हमको एलिमेंट को हटाना है, तरह से रिप्लेस कर देते हैं उसको। और बताओ सर हेलो। हाँ बोलो। सर एक सवाल था। A pair of बोलो, tangents to the conic ax square plus by square is equal to 1 intercepts a constant distance 2k on the y-axis. एक Prove बार फिर that the बताओ, local. क्या बता रहे हो? सर एक क्वेश्चन है, a pair of tangents to the conic ax square plus by square is equal to 1 intercepts a constant distance 2k on the y-axis. Prove that the locus of पेयर ऑफ intersection. टेंजेंट प्लेन्स है। Yeah, tangents है सर, tangents, pair of अच्छा, tangents. यस सर। प्रीवियस में था हाँ क्या? यस सर, 2006 का है ये। अच्छा, तो क्या है पेयर ऑफ टेंजेंट से फिर? Of to the conic ax square plus by square is equal to 1 intercepts a constant distance 2k on the y-axis. Prove that their locus of their point of intersection is the conic ax square एक बार बोलिए, bracket. पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है, समझ में नहीं आई बात में। Intercepts टेंजेंट्स a लाइन, टेंजेंट लाइन से। yes sir, a pair of tangents. यही तो समझ में अच्छा, नहीं आ रहा सर, ये क्या कह रहा है 2k on the x-axis y-axis. नहीं वो ये कह रहा होगा ना कि जो दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एक टेंजेंट है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है, तो एक एक ऐसे काट रही होगी वाई एक्सिस पे, और दूसरी अच्छा, ऐसे काट रही होगी, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ठीक है। ओके, तो उसी ये का कह रहा क्वेश्चन है है, प्रूव दैट तो लोकस क्या ऑफ कर, इंटरसेक्शन. अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा अभी, थोड़ी देर में भेज दूंगा, ठीक है, 5-10 मिनट में तुमको क्लास खत्म होने के बाद। तुम और किसी को पूछना है कुछ, मतलब इससे रिलेटेड सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है, इसका भी डालूंगा थोड़ी देर में। सर ये SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर से हो जाएगा ना सर, कौन सा? ये वाला? अच्छा पता नहीं मुझे क्या क्वेश्चन क्या है वो, मतलब वो देख
उससे कैसे हो जाएगा? उससे कैसे होगा, क्या होगा उससे? भैया तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स का होता है ना सिस्टम बराबर टी स्क्वायर, तो एक पॉइंट से मतलब ये तो रिलेशन कैसे बता रहे, मुझे समझा, ये तो मुझे समझ नहीं आया। ये तो एक ऐसा दे रखा है इलेप्सॉइड, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जो लाइंस होती हैं, वो होता है एनवेलपिंग कौन। ये तो तो इनवेलप इसका रिलेशन सर, ये वाला कैसे बनेगा सर? क्या चीज कैसे बनेगा? ये वाला ये तो बताया क्वेश्चन। ना कि दो दो लाइंस है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट से दो लाइन मतलब कुछ बन रही होंगी, जैसे यही टेंजेंट मान लो, ये एलिप्स है, ठीक है, एलिप्सॉइड है, एक टेंजेंट सपोज ऐसे बन रही है, दूसरी टेंजेंट ऐसे बन रही है, ठीक है, और वाई एक्सिस सपोज ऐसे है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 2 के। जो बोल रहा है करके देख लेते हैं तो अभी। और किसी को कुछ पूछना है मतलब क्लास से संबंधित, फिर ट्राई करते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं और वो वाई एक्सिस को 2 के पार्ट, तो पूछता क्या है फिर, क्वेश्चन क्या है फाइनल? सर इक्वेशन वो नहीं है सर, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द कोनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा वो 2D का क्वेश्चन है क्या? यस सर। अच्छा फिर 2D का तो फिर मैं करता हूँ, फिर 2D का तो 2006 में 2000 सिलेबस में देखोगे। 2006 का क्वेश्चन है सर, अच्छा इसी वजह से। टेंजेंट, तो उसकी इक्वेशन क्या आ गई, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन बराबर 1 लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस पे मैं पॉइंट लूँ, एक लूँ A0। सर ये तो टेंजेंट प्लेन बन गया ना ये इक्वेशन। नहीं वो टू, आप 2D में देख रहे हो ना, 2D में तो लाइन है ये, 2D में तो अच्छा, लाइन है, y बराबर mx प्लस c, तो 2D क्वेश्चन है ना ये, ठीक टेंजेंट है से सर। 2D की बात हो रहा है ना इसमें तो ये एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन क्या हो गई, मान लो दो ऐसी टेंजेंट लाइंस है, ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जैसे ही लिखना है तो ये कंडीशन हमेशा साथ में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है कि ये जो है वाई एक्सिस को कहीं पे भी काट रहा हो सपोज, ठीक है, सपोज ये काट रहा है वाई एक्सिस को 0 और एच पे, 0 और H2 पे काट रहा है, और ये जा रहा है 0 और H1 पे, ठीक है। तो जब इसको वो 0 H2 पे काटता है तो बी H2 Y1 बराबर 1, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, बी इसको, इस लाइन को H2 पे काटता है सपोज, ठीक है, और इसको H1 पे, तो बी H1 Y1 बराबर 1 और बी H2 Y2 बराबर 1, ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। अच्छा अब क्या है हमारे पास, और हमारे पास क्या निकला है, डिस्टेंस बोल रहा है, तो बोल रहा है Y2 H2 माइनस H1 क्या बोल रहा है, के बोल रहा है 2 के। तो यहाँ से H2 माइनस H1 निकाले तो क्या होगा, यहाँ से H2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/by2, H1 की होगी 1/by1, तो 2kb बराबर 1/y2 माइनस 1/y1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो x1 y1 थे वो पॉइंट्स में हमारे पास, आंसर है क्या इसका? हेलो, सर इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द कोनिक ax square ब्रैकेट ax square plus by square minus 1 is equal to bk square बस ब्रैकेट ax भेजोगे square। क्या, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना क्या है क्वेश्चन, ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। मतलब अभी भेज दो अगर देखना है तो, वरना फिर ठीक है मैं भेज देता हूँ, मैं कर दूंगा, ठीक है, भेज ठीक है देना सर। अभी क्वेश्चन ग्रुप पे। ठीक है सर, मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक। क्लास खत्म है, ठीक है, फिर वो वहीं पे देख लेना सॉल्यूशन, उसको देखना।